ठीक है, तो ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, और मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैंने सिर्फ गूगल पे लिखा था कि मैं जो है वो सी एस एस जो है उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ। तो उसी की जो क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी के अंदर मुझे एक सिंपल सी कमांड मिली है, इसके थ्रू मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे और लिखा हुआ है, आगे यार्न लिखा हुआ है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरीके से एनपीएम एक टूल है ना आपके पास, उसी तरीके से यार्न भी है। ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो एनपीएम यूज़ करते हैं, कुछ लोग यार्न यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कमांड डिफरेंट अलग होती है। एनपीएम के साथ इंस्टॉल लिखना पड़ता है, कोई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इसके साथ ऐड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम एनपीएम चूँकि यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से हम एनपीएम वाली जो कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं अपने पास, और यहाँ पे अपने पास जो प्रोजेक्ट है हमारा इसमें आके इसको रन कर देते हैं। npm इंस्टॉल नोट्स। यार मतलब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पैकेजेस हैं। कुछ के कहीं पे मतलब कहीं कहीं पे जाके npm कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, थोड़ा सा जो यार्न है वो इंटेलिजेंट है इन हवालों से। लेकिन ये है कि npm जो है ना वो भी अब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें क्लाइंट की जो है वो फरमाइश होती है कि यार ये यूज़ कर लो, किस में होता है ये यूज़ कर लो, तो आपके ऊपर है जो है ना वो। या अगर कोई क्लाइंट कुछ नहीं कह रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेहतर लगता है वो करो। तो ज़्यादातर जो है वो npm ही यूज़ होता है अभी। तो मैंने npm इंस्टॉल नोट डैश सास एक कमांड होती है इसकी, वो यूज़ किया है। ठीक है, ये वो वाली सास नहीं है। ठीक है, ये नोट की सास है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सी एस एस फाइल्स है ना, इसको आप सिंपली कर देंगे रीनेम एस सी एस एस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जहाँ पे ये इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट के टाइम पे भी आपने इसको एस सी एस एस ही कर देना है। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसको यूज़ करें क्यों। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा है ऐसा कि जो सी एस एस पे नहीं है वो इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम सी एस एस की फ़ाइल के अंदर जो सी एस एस लिखी हुई होगी ना वो इसके अंदर रखोगे तो ये चल जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा, कोई ज़रा भी एरर नहीं आएगा। एस सी एस एस क्या करती है, सी एस एस के ऊपर से आपको और एडिशनल कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि सी एस एस में नहीं है। ठीक है, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ ऐसी देती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सी एस एस के अंदर होते हो, ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास एक डिव है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर क्लास लगी हुई है कंटेनर की। ठीक है, और उस पर फॉर एग्जांपल आपने काम करना है लाइक बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी है, बैकग्राउंड कलर बताना है, हैश उसका जो है वो एफ 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 है वाइट। ठीक है, अब इसी कंटेनर के अंदर एक और इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो अगर आप सी एस एस में काम कर रहे हो और आप बता रहे हो कि भाई कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड होगा, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा इस तरीके से, या आगे स्पेस देके फिर आप लोग बताओगे है ना कि डॉट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल इसका बताना है कलर। ये वाला काम आप कहाँ पे करते हो, सी एस एस में करते हो। ठीक है, अब ये वाला जो तरीका है ना, एस सी एस एस कहती है कि इसके ऊपर में आपको और एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं। कैसे, वो कहता है कि आप ये काम करो कि जैसे कंटेनर का चाइल्ड है ना, तो आप ये करो कि कंटेनर के अंदर ही इसको डिफाइन कर दो इस तरीके से। समझ आया? अब वो खुद ही समझ जाएगा कि ठीक है कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड आ रहा है ना सिर्फ उसके ऊपर जो है वो ये वाले स्टाइल अप्लाई करने हैं। पहले सी एस एस पे आपको अलग से बताना पड़ता था कंटेनर हो, कंटेनर के अंदर चाइल्ड हो। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल चाइल्ड के अंदर अगर आपके पास एक और है ग्रैंड चाइल्ड के नाम से, ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना है। आपने इस पर बॉर्डर लगा देना है कोई, आपका ये वाला काम ऐसा हो जाएगा। तो ये खुद ही जो है वो क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड है और चाइल्ड के अंदर जो ग्रैंड चाइल्ड होगा उस पर ही अप्लाई करना है। सारी ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर ये वाले स्टाइल अप्लाई नहीं होंगे।
ठीक है, भले से आप कहाँ पे भी हो, सिर्फ कहीं जहाँ पे भी कंटेनर होगा, जो पेरेंट होगा उसका चाइल्ड होगा डॉट चाइल्ड, और उसके जो उसका भी चाइल्ड होगा ग्रैंड चाइल्ड, उसके ऊपर अगर ये वाली क्लास कहीं पे मैच करेगी तो ये होगा। अच्छा, इन दी एंड SCSS जो है ये भी कंपाइल होती है, कंपाइल होके जब आपका सारा कोड कंपाइल हो जाएगा तो बनेगी ये भी CSS ही, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक्चुअल CSS लिखते हो ना, ये भी उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे फ़ायदा क्या, वैसे ही लिख लो पहले, जब इसने भी कंपाइल होके वैसा बनना है। ये हमारे फ़ायदे के लिए, ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा कोड ना करना पड़े ना। हमें अगर फॉर एग्जांपल समझ लो ये वाला जो काम है, अगर हमें ये काम अभी कितनी लाइंस में आया है, 10 से लेकर 18 यानी 8 लाइंस के अंदर हमारे पास ये कोड आया है। अगर हमने यही काम जो है वो CSS में करना होता तो कितनी लाइंस में आता? एक तो ये होता, ठीक है, दूसरी बात आपको हर जगह पे स्पेसिफाई करना पड़ता है इस तरीके से। सही है, तो ये वाला जो काम है ये जो है ये आपकी आसानी के लिए सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब SCSS के अंदर सिर्फ ये चीज़ नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से SCSS फेमस नहीं है, SCSS के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर के हवर के ऊपर कोई काम करना है, तो आप CSS में क्या करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे डॉट कंटेनर कॉलन होवर। यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देना था यहाँ पे होवर के ऊपर ब्लैक। सही है। SCSS क्या कहता है, SCSS कहता है कि कहीं पे भी इसके आगे अगर आपने कोई भी काम करवाना है ना, तो अलग से ब्लॉक बनाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मुझे बताओ एंड, और पूरी वही चीज़ लिख दो। ये क्या करेगा, ये डॉट कंटेनर, क्योंकि इसका जो एक्चुअल पेरेंट था हमने उसी के एंड लगाया ना, तो इसका मतलब ये जो कॉलन हवर है ये जाके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड जो है वो किस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा, डॉट कंटेनर से। तो ये वाला जो काम होगा ये कैसे हो जाएगा, डॉट कंटेनर कॉलन हवर के ऊपर काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब और ज़्यादा अगर आपने उसको डीप डाइव करना है SCSS पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो ये किसकी वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हो। एक और इसके, चलो बल्कि डॉक्यूमेंटेशन से ही देखते हैं ताकि मेरे जहन से अगर कोई चीज़ निकल रही है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो अब जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आप लोगों से ज़्यादा किसको आइडिया होगा यार, ये देखना प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, SCSS कहता है कि भाई CSS के अंदर फॉर एग्जांपल, अच्छा अब क्या होता है जब आप कोई वेब ऐप डिज़ाइन कर रहे हो या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी एक थीम होती है ना, थीम फॉलो हो रही होती है, ऐसे ही होता है ना, अच्छी वही है। अब अगर अजीब अजीब से कोई से भी कोई कहीं पे कोई बटन कुछ रेड चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर ब्लू चल रहे हैं, इस तरीके से सारा काम चल रहा है, तो फिर वो वेबसाइट नहीं होगी, वो गोला गड्ढा होगी। ऐसे ही है ना, जो एक्चुअल जो काम हो रहा होता है उसमें हमें एक थीम होती है हमारे पास, उसी थीम को फॉलो करते हुए वो सारे काम हमारे पास चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रे और वाइट की थीम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है वो रेड और वाइट की थीम है, इस तरह की कोई थीम जो है वही चल रही होती है। ज़्यादातर ये 2-3 कलर्स ही होते हैं, इन्हीं के शेड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल कल को क्या होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि यार मैंने चूंकि अपना लोगो जो है ना वो चेंज कर लिया, पहले मेरा लोगो जो है वो फॉर एग्जांपल ग्रीन और ब्लू था, ठीक है, अब मैंने उसे ग्रीन और वाइट कर लिया है, तो मुझे ना अपनी पूरी एप्लीकेशन की थीम जो है वो पहले ग्रीन और ब्लू चल रही थी, तो अब उसको भी ग्रीन और वाइट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप सर पीटोगे बैठ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो CSS के अंदर जहाँ पे भी कलर्स यूज़ हुए थे कितनी जगहों पे यूज़ हुए होंगे,
आपको एक एक जगह पर बैठ के उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, SCSS के थ्रू अगर काम किया हुआ होगा तो फिर नहीं करना पड़ेगा ऐसा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि SCSS कहती है कि आपके जो भी चीज़ जो कि बार बार यूज़ होनी है ना आपकी पूरी CSS फाइल के अंदर या SCSS फाइल के अंदर, आप उसका वेरिएबल बना लो। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कलर कोड है #000, ठीक है, आप उसे एक वेरिएबल में सेव करा लो। जहाँ पे भी आपने वो कलर यूज़ करना है ना, आप उसके जगह वेरिएबल का नाम रख देना। जब वो कंपाइल होगी ना तो एक्चुअल में उसका जो कलर कोड होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? अब क्योंकि अगर आपने थीम अगर वाली चेंज करनी है तो आप सिर्फ कलर की जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना वो चेंज करोगे, पूरी थीम चेंज हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जो है, जब आप अक्सर चेक करोगे, लाइट थीम डार्क थीम होती है ना, मोड डार्क मोड लाइट मोड पे जा रहे होते हैं, तो वह एक्चुअल में वो वेरिएबल ही होता है, उसी की वैल्यू चेंज करा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है इसलिए कि आप जो वेरिएबल्स है वो किस तरह से बना सकते हो। ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, और यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू लिख दी। अब जहाँ पे भी इसने ये चीज़ लिखनी थी ना, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो क्या होगा, जब कंपाइल होगा तो ये चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी। सेट है। इसी तरीके से इसने एक कलर बनाया, प्राइमरी कलर है, ठीक है, इसकी थीम का, तो इसने उसका कलर कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और अब जहाँ जहाँ पे भी इसने वो कलर यूज़ करना था, इसने बता दिया भाई $प्राइमरी कलर, यानी वो जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है उससे वैल्यू उठा के ले आओ, उससे काम कर लो। सही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा है। अब ये नेस्टिंग आ गई इसके अंदर, ये जो भी हमने देखी थी ना, ये वही नेस्टिंग है। फिर मॉड्यूल्स आ गए इसके अंदर, आप बैठ के मॉड्यूल्स जो हैं वो अपने डिफ़ाइन कर सकते हो कि भाई ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है, और उसके थ्रू पे आप जो भी ये वाला मॉड्यूल है और उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल बना हुआ है उसकी आपने वैल्यू उठा ली यहाँ से, ये वाले काम सारे आप कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो @मिक्सिंग, ये क्या काम करता है? मिक्सिंग जो है ये फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप कोई पैरामीटर पास करते हो, उसको कोई भी डेटा देते हो, ठीक है, वो उस पैरामीटर को लेता है, उसी के ऊपर जो भी उसका काम होता है, जो भी उसकी जो उसने काम करना होता है उसको करता है उस वैल्यू के ऊपर, और फिर उसी के हिसाब से आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन को एक काम बताया हुआ है कि आपको जो भी नंबर मिलेगा ना, आपने उसमें 5 प्लस करना है और मुझे दे देना है, ठीक है, तो मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ 2, तो वो 2 में क्या करेगा, 5 प्लस करेगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7। अगर मैं उसे देता हूँ 4, तो वो 4 में 5 प्लस करेगा और मेरा आंसर आ जाएगा 9। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी मिक्सिंग के थ्रू एक फंक्शन जो है वो CSS के अंदर बना सकते हो। आपने इस फंक्शन का नाम रखा थीम, ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी जो है वो क्या कहते हैं उसको थीम पास करोगे, उसी थीम के ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई करेगा उसी थीम के हिसाब से, और आपको यहाँ पे रख के दे देगा। तो यहाँ पे आपने उसको बताया भाई डॉट अलर्ट के अंदर ये वाले जो पूरे स्टाइल्स थे वो आपने यहाँ पे रखने थे, लेकिन बजाय इसके कि आप ये बार बार यहाँ पे ये वाले फंक्शन कॉपी करें, यहाँ पे भी करें, यहाँ भी करें, आपने एक फ़ंक्शन बना लिया ये वाला, ठीक है, और फंक्शन बनाने के बाद उसको वही चीज़ प्रोवाइड कर दी एज ए आर्ग्यूमेंट। सही है। उसने क्या किया, उसी स्टाइल के ऊपर वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद वो स्टाइल्स आपको दिए, आपने ऐड इंक्लूड के थ्रू वो स्टाइल उसको पास करा दिए, वो चीज़ मिल गया उसको। समझ आया क्या हम क्या हो रहा है? क्या रन करके दिखा दूँ? ये इसको मैंने ब्लैंक किया तो ये ब्लैंक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, उसके ऊपर ऐप की क्लास लगी हुई है, और मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ।
SCSS मेरे पास यहाँ पे डॉट ऐप की क्लास लगी हुई थी। अब मैंने कुछ काम ऐसे करना है कि मैं ऐप के अंदर जो डॉट फर्स्ट है उस पर मैंने कोई काम करवाना है। फॉर एग्जांपल इसका मैंने कर देना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। सही है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर मैंने ये जो कलर्स हैं वो अगर वेरिएबल्स बनाने होते और उनके थ्रू अप्लाई करना होता ये वाला काम, तो ये आ गया। बस डॉलर करके आपने बनाना है, कॉलन करके उसकी वैल्यू बता देनी है। फॉर एग्जांपल ये डॉलर प्राइमरी कलर है, इसको अगर मैंने यूज़ करना है बैकग्राउंड कलर की जगह पे तो मैं ये रख दूँगा, ठीक है। देख रहे हो कलर अप्लाई हो गया वाला, सही है। तो ये जो है वो CSS के वेरिएबल है, ठीक है। नेस्टिंग तो हमने अभी देख ही ली। विक्सन है, ये भी देख लेते। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, ठीक है। थीम का जो कलर है जो भी है वो अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें डार्क ग्रे जा रहा है, ठीक है। हम इसको जो है वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टाइल है वो मैंने अप्लाई करवाना है डॉट सेकंड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डॉट सेकंड बना लेता हूँ। सिंपली ऐड इंक्लूड करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने थीम को उसकी कोई भी थीम पास नहीं की है, कोई कलर जो थीम है यहाँ पे ये जो इसका आर्ग्यूमेंट था उसकी मैंने वैल्यू अभी उसको पास नहीं की है। तो अभी क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है यहाँ पे डार्क ग्रे वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें क्या होना चाहिए, अभी इसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे आना चाहिए, इसके ऊपर बॉक्स शेडो आना चाहिए और कलर वाइट हो जाना चाहिए, सही है। वो पूरा स्टाइल जो है वो सारा का सारा कॉपी होके आ गया इसके ऊपर। अगर हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देख लो बैकग्राउंड बॉक्स शेडो कलर, सही है। जो कुछ भी यहाँ से थीम ने उसको रिटर्न किया था वो सारा का सारा अप्लाई हो गया सेकंड के ऊपर, सही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है मैंने ये वाला अप्लाई नहीं करना, मैंने उसको कोई और कलर जो है वो उसको पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने थीम को ऐसे ही रखा था, अब मैं उसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कोई पैरामीटर जो है वो अगर एम्प्टी पास करना होता है तब भी आपको फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ता है, वरना फंक्शन चलता ही नहीं है आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो राउंड ब्रैकेट के बगैर भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यूज़ को पास करनी है तो मैं उसको सिंपली डार्क रेड जो भी उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई डॉलर थीम वाला जो मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है उसकी जो वैल्यू जाएगी वो डार्क रेड जाएगी। तो अगर अब मैं आके यहाँ पे देखता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे अप्लाई हो गई। स्टाइल्स वैसे ही हैं, जो स्टाइल्स की वैल्यू है वो चेंज हो गई क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट में डिफरेंट वैल्यू पास की है अब, सही है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। एक्सटेंड है, इनहेरिट है, अच्छा। फिर इसके अंदर फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, मैथ के ऑपरेटर्स आ जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने जो भी डिव है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अगर आप अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखें, लेकिन ये है कि आपके पास ये बस saslang.com जो है ये आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक एक करके जो भी चीज़ें यहाँ जो यहाँ पे एग्जांपल में दी हुई हैं वो सारी अप्लाई कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक दिन में ही आप कवर, या 1-2 घंटे में ही आप कवर कर लेंगे सारा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो SCSS, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर SCSS की फाइल्स थी, तो
तो कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे SCSS क्या है, SCSS क्या है यहाँ पे। तो SCSS जो है वो इस वजह से यूज़ किया हुआ था, ठीक है। अब जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कि क्या कहते हैं क्लाइंट लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, उन पे ज़्यादातर जो है वो CSS नहीं चल रही होती, SCSS ही चल रही होती है, ठीक है। क्या मॉड्यूल CS बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सही है भाई, ये क्लियर है SCSS। आगे बढ़े। क्या सास को क्या कहेंगे यार, ये लाइब्रेरी कह लो इसको, लेकिन मतलब लाइब्रेरी कहना वो नहीं होगा, वो लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये समझ लो कि एक CSS के ऊपर से एक अलग सी एक लेयर आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि क्या कहते हैं आपकी CSS के ऊपर ही आके होती है, और कंपाइल करके आपकी CSS बना देती है, बस आपको आसान तरीका दे देती है कोई भी काम करने का। क्या प्री प्रोसेसर, बिल्कुल प्री प्रोसेसर कह सकते हैं उसको। क्या यार, ये एक्चुअल में जो इसका जो फाइल फॉर्मेट जो होता है ना, वो SASS भी होता है, SCSS भी होता है, ठीक है। SCSS ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में इसका जो नाम है वो SASS है, यानी सास है, ठीक है। यार कोई भी क्या कहते हैं एप्लीकेशन के अंदर ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हेल्पर है किसी तरह, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन बने हुए हैं जो कि आपको मैथ कोई आपको अप्लाई करनी है, कहीं पे कैलकुलेशन करनी है, उसमें आपको हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। कोई आप उसको ऑब्जेक्ट पास करते हो, वो आपको स्ट्रिंगिफाई करके दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपने फंक्शन अगर बनाए हुए ना, तो आप वो यूटिलिटीज़ के तौर पे बनाते हो, वो हेल्पर्स होते हैं आपके। जी हाँ, तो पता नहीं, लेकिन तरीका ठीक नहीं है, SCSS वगैरह जो यही वाला बेहतर है। हाँ अच्छा, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो ये कि जो एक लाइब्रेरी है एंड डिज़ाइन वाली, उसको अपने पास जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार जो है उसकी UI वगैरह बनाना बैठ के, इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट हम उठा लेंगे और उसी को देखते हुए जो है वो आगे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। ये मैंने कर लिया, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कर लेता हूँ, और वो है रिएक्ट राउटर।
अच्छा, रिएक्ट राउटर जो है वो अभी रिसेंटली अपग्रेड हुआ है, क्या कहते हैं, वर्जन 6 के ऊपर। पहले जो है वो इसमें वर्जन 5 तक चल रहा था, जो मेरे ख्याल से जो मेरी जो एप्लीकेशन है वो वाली वो भी वर्जन 5 के ऊपर है, ठीक है। तो अभी वर्जन 6 आ गया है और लोग कह रहे हैं बेहतर है, तो हम वर्जन 6 को ही देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अंदर नई इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं इन लोगों ने, कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं पहले से। अच्छा, राउटर क्या कहता है? राउटर ये कहता है कि जो जब आपने राउटिंग को यूज़ करना है ना, जहाँ पे भी आपने राउटिंग को यूज़ करना है, ठीक है, उसके पेरेंट एलिमेंट के ऊपर आपने कुछ काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूरी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग यूज़ करनी है तो फिर आपकी जो index.js होगी वहाँ पे जाके आपको ब्राउज़र राउटर का जो टैग है वो रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके चाइल्ड के अंदर ही सिर्फ राउटिंग काम करेगी, उसके अलावा कहीं और काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पूरी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग नहीं चाहिए, कोई एक कंपोनेंट है उसके अंदर अगर डिफरेंट राउटिंग अगर आपको चाहिए, कोई चाइल्ड राउटिंग इस तरह की चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे जाके यूज़ करो, फिर कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही कर रहे होते हैं कि हमारी पूरी एप्लीकेशन का ये एक राउट बना हुआ होता है, उस पर ही हमारे सारे काम चल रहे होते हैं। तो ये जो ब्राउज़र राउटर वाला जो टैग है, ये जो है वो कहाँ आ जाएगा, आपके index.js के ऊपर। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बाकी चीज़ें रेडी रखते हैं। index.js में आ जाते हैं और ये react.strict मोड है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा होता है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास राउटर जो है ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या कहता है? इसके बाद ये कहता है कि भाई अब जब आपने राउट्स जहाँ पे भी बनाने हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्या काम करोगे? तो इसने बताया कि भाई आपने वहाँ पे एक पेरेंट टैग बनाना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम राउट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के। अब राउट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से URL होंगे और उसमें कौन कौन से पेजेस होंगे। फॉर एग्जांपल, एक राउट होगा आपका /login का, एक राउट होगा आपका /signup का, ठीक है, एक राउट होगा /app का, ठीक है, एक राउट हो सकता है आपकी एप्लीकेशन का /profile का, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं ना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं तो आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि ब्राउज़र को बताने के लिए कि भाई मेरे पास ये वाले जो राउट्स हैं ये हैं, और इन राउट्स के ऊपर मैंने ये कंपोनेंट जो है वो अपना शो करवाना है, दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र /login के राउट पे खड़ा हुआ है तो मैं /signup थोड़ी दिखाऊंगा उसको, ठीक है। लॉगिन के ऊपर लॉगिन का ही कंपोनेंट शो होना चाहिए उसके पास, तो /login के ऊपर हम उसको जो है वो लॉगिन वाला जो काम है वो हम उसको करके देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सोर्स के अंदर SRC के अंदर हम आते हैं। इसके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीका जो है सब वो ये होगा कि जो जहाँ पे भी आप अपने राउट्स को डिफ़ाइन कर रहे हो ना, उसकी एक अलग फ़ाइल बना लो, ठीक है। अगर app.js के अंदर रखोगे काम आपका चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मसला क्या आएगा, आपका सब कुछ खिचड़ी बना हुआ होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ राउट्स का। इस राउट्स के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक जो है वो, जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे routes.js की फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये चूँकि राउट का मेरे पास एक इनके बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने करता हूँ उसको कॉपी। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपली राउट्स चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई स्लैश के ऊपर मैंने होम को दिखाना है और अबाउट के ऊपर मैंने अबाउट को दिखाना है। ठीक है, इसका नाम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, राउट्स कर देते हैं, बल्कि इसको कांस्टेंट ही बना देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे राउट्स और राउट जो है इन चीज़ों को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ से होगा? रिएक्ट राउटर डॉम के। अच्छा, रिएक्ट राउटर जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। रिएक्ट राउटर जो है वो दो तरह के हैं, एक रिएक्ट राउटर डॉम है और एक रिएक्ट राउटर नेटिव है। ठीक है, तो जब आप हम नेटिव के ऊपर काम करोगे तो वहाँ पे रिएक्ट राउटर नेटिव यूज़ हो रहा होगा। यहाँ अभी हम डॉम पे काम कर रहे हैं, यानी ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको जो है वो राउटिंग जो है वो चलाने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको एक होम का कंपोनेंट चाहिए और एक अबाउट का कंपोनेंट चाहिए। वो अभी हमारे पास बने हुए नहीं हैं, तो हम उनको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिया, सोर्स के अंदर ही इसका नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर पहले एक बना लेता हूँ होम डॉट जेएस। कंपोनेंट्स के अंदर हमेशा जो है वो एक फ़ोल्डर होना चाहिए होम का, उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी जो है वो हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं इसलिए इसको ऐसे रखते हैं। और एक और सा था हमारा अबाउट डॉट। अच्छा, ये दोनों जो है वो एक कांस्टेंट है अबाउट, इसने रिटर्न कर देना है एक डिव और इसमें अबाउट लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होम भी रख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो राउट वाला जो एलिमेंट है ये हमारा कहाँ चला जाएगा? इसको भी तो यूज़ करना है ना। इसको कहाँ रखें? इसको ऐप पे रखेंगे। ऐप डॉट जेएस है, ये वाली जो चीज़ें थी जितनी भी थी हमारी ये सारी की सारी हट जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये इसको चला के देख लेते हैं अब। दोनों का नाम सेम है, ये वाला राउट, ये वाले राउट्स का भी और ये वाले राउट्स का भी, इस वजह से। ठीक है, या तो हम इसको एज करके ले लें या अपने वाले के नाम को चेंज कर दें। ठीक है, ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं इसको एज करके ले लूँ। ठीक है, राउट्स एज
ऐप राउटर्स। ठीक है, ये अभी स्लैश होम आ गया यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मेरे पास पाथ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट पे आ जाता हूँ तो ये अबाउट आ गया। ठीक है, मेरे पास ये जो राउटिंग है वो मेरी फ़िलहाल जो है वो बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है राउटिंग बनाई है तो लिंक्स भी बनाने होंगे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक यूज़ करते हैं। ये लिंक जो है ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, ये राउटर डॉम से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल होम के अंदर मैंने देने हैं लिंक यहाँ पे, जी तो अब अगर मैं क्या कहते हैं होम पे खड़ा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अबाउट की लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट पे आ जाऊँगा। ठीक है, मैं रैप कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं क्या कहते हैं इसी तरह की जो लिंक है वो अगर जाके बनाना चाहूँ अबाउट के अंदर होम पे आने के लिए तो वो भी बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी सिंपल सी राउटिंग। ठीक है, कि हमने यहाँ से इधर आना था और उधर से इस तरफ आना था। ठीक है, अब बाज़ औक़ात राउटिंग जो होती है वो ऐसी होती है, कोई एक यूआरएल कोई ऐसा भी होता है जिसमें आपको खुद नहीं पता कि यूआरएल का लिंक क्या होगा। अब वो कैसे हो सकता है, सोचो, कोई एग्जांपल बताओ मुझे कब हो सकता है। पैरम्स यहाँ पे पास करते हैं। अच्छा, पैरम्स क्या होते हैं, आप लोगों में से अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि आप फेसबुक पे होते हो, फेसबुक पे फॉर एग्जांपल किसी की प्रोफाइल पे जाते हो प्रोफाइल पे यूआरएल क्या बनता है, facebook.com/ उस बंदे की जो भी आईडी है ना उसका नाम आ रहा होता है। नोट किया है सबने। अब आपको क्या लगता है कि एक एक करके सारे जो है वो फेसबुक ने सारे बनाए होंगे एक तरह के, 2 बिलियन यूज़र्स हैं मेरे ख्याल से फेसबुक के पास, 2 बिलियंस बैठ के बनाए होंगे उसने। कुछ ना कुछ डायनामिक हो रहा होगा ना वहाँ पे कि वो खुद ही उस नाम को पिक करता होगा, उसको देखता होगा अच्छा ये नाम है तो वो बना देता होगा। लेकिन उसको पता कैसे चलता होगा कि इस नाम के ऊपर मैंने ये वाला काम करना है। ये वाले जो सारे काम होते हैं ये आप करते हो राउटिंग पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, आप एक पैरामीटर होता है, आप बताते हो कि भाई यहाँ पे एक पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल facebook.com/, अब स्लैश के बाद जो है वो उसने एक नाम अपने जहन में सपोज कर लिया, ये नाम जो है इसका नाम होगा यूज़र आईडी। ठीक है, अब यूज़र आईडी जो है वो एक पैरामीटर है, उसकी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में जब भी यूज़र किसी भी प्रोफाइल के ऊपर आएगा जो यूआरएल बना होगा ना उसका, तो facebook.com/ के बाद जो भी आ रहा होगा वो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक प्रोफाइल है। अब ये वाला जो यूआरएल है ना, ये वाला, ये क्या है इसका, ये पैरामीटर है। ठीक है, तो फेसबुक ने डिफ़ाइन किया हुआ है भाई facebook.com के बाद स्लैश होगा, स्लैश के आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ हो ना
तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इस टेक्स्ट को उठाएगा और इस टेक्स्ट को ढूंढेगा अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है, कि ये वाला जो नाम है, ये वाली जो यूज़र आईडी है, इस यूज़र आईडी के थ्रू मेरे पास कुछ रखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल का जो भी डेटा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। और उसने उस डेटा को दिया और यहाँ पे वो डेटा सारा नज़र आने लग गया। अब यही वाला सारा काम जो है ये आप राउटिंग के थ्रू भी हम ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा राउटिंग होती है इसके अंदर भी हमारे पास राउटिंग के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको खुद नहीं पता होता कि यार यहाँ पे क्या आएगा, आप सिर्फ उसको बताते हो कि भाई ये जो भी यहाँ पे चीज़ आएगी ना वो पैरामीटर होगी और वो मुझे इस नाम से मुझे वो वैल्यू मुझे बता देना उसकी। कौन सी वाली लिंक? ये वाली लिंक नहीं बनती। ये वाली लिंक जब एप्लीकेशन बनी है ना उस टाइम पे एक बार बता दिया कि भाई ये लिंक है, ये यूआरएल होगा, इसके आगे एक पैरामीटर होगा, बस। पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी किसी को भी नहीं पता। पैरामीटर की वैल्यू उस वक्त आएगी जब यूज़र इस पेज को, इस लिंक के ऊपर आएगा, ठीक है, उस वक्त उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी। ये देखो, अब यहाँ पे देखो इसने पाथ बताया है। अब इस पाथ के अंदर एक चीज़ नोट कर रहे हो, एक चीज़ है ऐसी जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है? वो है कॉलन। यूआरएल के अंदर कॉलन देखा है कभी? नहीं देखा ना, तो यहाँ पे कॉलन क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये है कि हम इसको बता रहे हैं कि कॉलन के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा पैरामीटर होगा, पैराम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनवॉइसेस हैं, ठीक है, एक इनकी जो एग्जांपल है उसमें इन्होंने एग्जांपल दी है इनवॉइसेस की, और आगे पैरम में क्या ले लिया, इनवॉइस आईडी ले ली, ठीक है। अब इनवॉइसेस कितनी हो सकती हैं? बिलियंस ऑफ इनवॉइसेस हो सकती हैं, है ना। तो अब एक एक करके बैठ के उसकी इनवॉइस को वो तो नहीं बना सकते उसका यूआरएल कि हाँ ये वाली इनवॉइस होगी तो इसके ऊपर ये वाला यूआरएल होगा तो फिर ये वाली इनवॉइस को लेगी। हम ज़्यादा बेहतर ये है कि जो उसकी आईडी होगी उसको पैरामीटर के थ्रू ले लें, उसकी वैल्यू गेट करके उसको वहाँ पे वही उसका डेटा दिखा दें। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक नया जो होम अबाउट के अलावा जो है मेरे पास एक और कंपोनेंट है वो बना लेता हूँ। एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, इनवॉइस के नाम से ही बना लेता हूँ। अच्छा, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी जो इनवॉइस की जो डेटा होगा ना यहाँ पे हमने वो दिखाना है। सही है, इसका नाम रख देते हैं सेट है। एक इसके अंदर होम पे जाने की लिंक भी है, आगे उसके ऊपर जो है वो इनवॉइस का डेटा जो है वो शो हो रहा है। अब राउट्स के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो हमें राउट डिफाइन करना पड़ेगा अपना, ठीक है। राउट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं, होम है, अबाउट है, अब हमारे पास आ गया इनवॉइस। सही है। इनवॉइसेस के अंदर जो यूआरएल है, इनवॉइसेस के अंदर जाने के बाद आगे स्लैश होगा, स्लैश के आगे जो भी आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इनवॉइस की आईडी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उस डेटा को गेट कैसे करना है। डेटा को गेट करने के लिए हमारे पास एक और क्या होता है, ये क्या है, हुक, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे। ये वाला जो हुक है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ, यूज़ पैराम गेट कर लेता हूँ पैराम्स के अंदर, ठीक है। अब ये यूज़ पैराम्स जो है
पैराम्स के अंदर पहले चेक कर लेते हैं कि कंसोल करके कि इसमें आ क्या रहा है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं उस यूआरएल को हिट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं, होम पे आके ना एक लिंक बना लेते हैं इसकी। क्या थी हमारे पास जो इसका यूआरएल था, वो क्या था? invoices/invoice id। अब ये जो /invoice id है, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? इसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल इनवॉइस id जो थी वो थी 123। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, /invoices आ गया, /123 आ गया। सही है। आगे मैं देखता हूँ अब कंसोल के ऊपर कि मेरे पास वैल्यू आई है नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर इनवॉइस आईडी आ रही है और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने यहाँ यूआरएल पे पास कराई थी वो आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 123 लिखता, मेरे पास जो वैल्यू है वो इनवॉइस आईडी की वो है 345। मैं यहाँ से इसको हिट करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 456। ठीक है। वही वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गेट करनी है पैराम्स के थ्रू। पैराम्स डॉट कैसे आएगा? सही है। जो भी मेरे पास ऊपर यूआरएल में वैल्यू आएगी वो मुझे पता चल जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यूज़र फेसबुक जो है, फेसबुक ने क्या काम किया होगा यहाँ पे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेसबुक में जो भी यूआरएल है वो ऐसे मिल रहा है ना, उसको ऐसे ही मिल रहा था ना। उसने यहाँ से लिया, ये वैल्यू उसके पास यहाँ पे आ गई। यानी हमारे पास जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये वाली वैल्यू आ गई। उसने ये वाला डेटा दिखाने से पहले क्या किया? सर्वर के ऊपर एक हिट मारी अपने। उसने कहा कि भाई ये लो, ये वाली प्रोफाइल आईडी है, ठीक है, इसका सारा डेटा दे दो। सारा डेटा उसको मिल गया। उसने यहाँ जो HTML थी उसके अंदर उस डेटा को फिट किया, हमें दिखा दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि वो HTML पेज जो है वो हमारे लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बनाया गया, वो एक बनाया गया है। ठीक है। अब जितने भी यूज़र्स हैं सबके लिए वही एक पेज यूज़ हो रहा है। आई बात समझ में कैसे हो रहा है काम? तो ये होते हैं हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स, राउटिंग पैरामीटर्स। ठीक है। इसके थ्रू आप कोई भी डायनेमिक वैल्यू जो आपको नहीं पता यूआरएल में क्या आने वाली है वो पास करते हो और उसे गेट करते हो और उसकी बिहाफ पे जो भी आपने काम परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करते हो। क्लियर है? सही है ना? अच्छा, और देख लेते हैं राउटिंग में क्या है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप एक्टिव, इसके अंदर लिंक होती है कि अगर आप किसी भी लिंक को एक्टिव दिखाना चाह रहे हो ना कि भाई फॉर एग्जांपल होम है, अबाउट है, आपके पास एक नेविगेशन बार होती है ना ऊपर फ्रंट के ऊपर, अक्सर देखा है ना आपने, एक नेविगेशन बार होती है। उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अबाउट के पेज पे खड़े हो तो अबाउट की जो लिंक है ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि आपको बता रहा होगा आप भी इस पेज के ऊपर खड़े हो। आप एक्चुअल बेसिकली वहाँ पे CSS की जो स्टाइल्स होती हैं वही अप्लाई कर रहे होते हो, लेकिन राउटिंग के थ्रू आपको पता कैसे चलेगा कि आप अभी एक्टिव लिंक के ऊपर हो? वो आपको बताती है ये वाली।
अब इसके अंदर यार एक और चीज़ है, उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने राउटिंग को और ज़्यादा जो है वो डीप डिग करना है और ज़्यादा इस चीज़ को देखना है, तो रिएक्ट राउटिंग के ऊपर एक जो है इनकी जो अपनी गिटहब है ना, वहाँ पे इनका एक ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, उस ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पूरा गिटहब पे इनके पास बना हुआ रखा हुआ है। आपने सिर्फ उसको क्लोन करना है, क्लोन करके उसको चला के देखना है, उसके अंदर चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन्होंने उसके अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर सारी अप्लाई की हैं। तो आपको वहाँ से पूरा का पूरा कोड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर होती है, अक्सर आप लोगों को ऐसा करना होता है कई बार, जैसे अभी तो आप लिंक का टैग बना रहे हो ना, जब यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो चले आएगा उस यूआरएल के ऊपर। कभी कभार आपको कभी ऐसी नीड भी आ सकती है कि आपको प्रोग्रामेटिकली यूज़र को इस पेज से उस पेज पे भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र जो है वो अभी लॉगिन नहीं किया हुआ यूज़र ने, ठीक है, और वो स्लैश होम के यूआरएल पे आ गया है। आपने उसको वापस लॉगिन के ऊपर भेजना है यहाँ के, यार यहाँ पे आप अलाउड नहीं होगी। ठीक है, या यूज़र ने जो है वो लॉगिन किया हुआ है और वो दोबारा जो है वो ब्राउज़र पे जाके स्लैश लॉगिन लिख के टाइप करके एंटर कर देता है। तो अब आपने उसको लॉगिन पे तो नहीं रखना ना, वापस उसको उसी पेज के ऊपर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वापस भेजना है आपको। वैसे तो ये राउटिंग के थ्रू भी हो सकता है, सिंपली आप राउटिंग ही चेंज कर दो ताकि उसको उस टाइम पे स्लैश लॉगिन का यूआरएल ही ना मिले। लेकिन जो है ये एक एग्जांपल देने के लिए तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वहाँ पे फिर क्या काम करोगे। फॉर एग्जांपल, कभी कभार आपके पास इस तरह का सिनेरियो भी होता है कि जिसके अंदर आपका कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। अब उस फंक्शन का जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, उसके रिज़ल्ट के ऊपर आपने यूज़र को किसी पेज के ऊपर भेजना है। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल। ठीक है, आपने कोई HTTP रिक्वेस्ट की है, HTTP रिक्वेस्ट के अंदर पता चला कि यार ये यूज़र जो है ना, इसको इस पेज का एक्सेस नहीं है। ठीक है, यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे राउट पे जाना चाह रहा है जो कि जिस राउट का एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास है, एडमिन के अलावा उसके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ से भगाओगे। ठीक है, उसको रीडायरेक्ट करोगे किसी और पेज के ऊपर कि भाई आप स्लैश के ऊपर जाओ, औकात में रहो। ठीक है, ऐसे ही बोलोगे ना कि यहाँ पे नहीं आओ, यहाँ पे अभी आप अलाउड नहीं हो। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूज़र ने अभी कोई नया कोई कुछ क्रिएट किया है। ठीक है, आप न्यूली क्रिएटेड जो भी उसने किया है उसके पेज के ऊपर उसको लेके आते हो। ठीक है, यूज़र ने कोई चीज़ परचेज़ की है, अभी परचेज़ करते ही आपके सामने इन्वॉइस आ जाती है ना, यानी आप इन्वॉइस के पेज पे आ जाते हो। तो वो लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया वहाँ पे, उसने तो क्रिएट किया था। आपने प्रोग्रामेटिकली उसको उस इन्वॉइस के ऊपर लेके आना है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपके पास होता है किसी यूज़र को भेजने के लिए एक history.push के नाम से एक लिंक होती है। उसके अंदर अगर आप जो यूज़र की जो भी हिस्ट्री है यूआरएल की, उसके अंदर कोई एक नया यूआरएल पुश कर दो तो वो उसको उस जगह पे ले आता है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल जाए। अच्छा, एक तो ये तरीका है, यहाँ पे आपने यूज़ नेविगेट जो है वो यहाँ से ले लिया एक हुक, उसके थ्रू आपने नेविगेट ले लिया उसको कॉल करके, और नेविगेट को जब आप कॉल करोगे तो यूज़र जो है वो उस राउट के ऊपर जाएगा।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वर्जन 6 के अंदर यूज़ नेविगेट ही ये रहा। इसको एक बार चला के देख लेना यार, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर ये जो अभी तक दो डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी हैं दोनों में यूज़ नेविगेट ही बता रहा है तो यही होगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार चला के देख लेना। अच्छा, अब इसके अलावा सिर्फ इसमें ये वाले हुक्स नहीं होते, उसमें और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो यही हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको लिंक बताते हो आप किसी भी यूज़र को इधर से उधर लिंक करवाने के लिए। ठीक है, राउट्स अपने डिफ़ाइन करते हो, राउट्स बताते हो, पेरेंट के ऊपर जहाँ पे जो चीज़ें बतानी होती हैं वो बता रहे होते हो, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो नेविगेशन आपको करवानी होती है वो कर रहे होते हो। बाकी इसके अलावा एडिशनल चीज़ें जितनी भी आपके सामने कोई भी आए तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है वो रिएक्ट राउटर था। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक काम जो है वो ये करना है कि हमें एक HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो रिएक्ट के अंदर कैसे हो सकती है वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है पता है ना? नहीं पता? देखो, आपका कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेट कर रहा होगा ना किसी ना किसी से। ठीक है, क्लाइंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपके लोकल मशीन के ऊपर जो भी चीज़ें रन हो रही हैं, ठीक है, वो सारा आपका जो है वो क्लाइंट है। लेकिन क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेशन करता है सर्वर से। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत सारी तरीक़ों से हो सकती है, HTTP के थ्रू हो सकती है, ठीक है, और क्या कहते हैं सॉकेट्स के थ्रू हो सकती है। तो हमारे पास जो अच्छा, कम्युनिकेशन क्यों होती है, इसका मकसद क्या होता है कम्युनिकेशन का? ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र आता है, अब फेसबुक की एग्जांपल ले लो, यूज़र आएगा, यूज़र के सामने बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं। सबसे पहले तो जैसे ही जब यूज़र को पोस्ट सारी देखनी है तो वो पोस्ट कहाँ से आ रही है, सारी सर्वर से आ रही है ना। क्लाइंट ने देखा कि अच्छा ठीक है, यूज़र इस पेज के ऊपर आ गया है, अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने सर्वर से सारी पोस्ट मंगवानी है। ठीक है, सर्वर जो है वो सारी पोस्ट क्लाइंट को देगा, क्लाइंट उसको एक एक करके सारे रेंडर करके आपको अपने सामने दिखाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो किसी एक पोस्ट के ऊपर लाइक कर देता है, तो उस लाइक को काउंट करवाना है, तो वो काउंट कैसे होगा? क्लाइंट जो है वो सर्वर को बताएगा कि भाई ये बंदा है, इस बंदे ने इस वाली पोस्ट को लाइक किया है। सर्वर जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर रख देगा, हाँ ठीक है भाई, इसके लाइक्स जो वो पहले 531 थे तो अब 532 हो गए, और इस बंदे ने भी उसको लाइक कर लिया। ठीक है, अक्सर आपको लिखा हुआ होता है ना फेसबुक पे, भाई दिस पर्सन एंड अदर 471 जो है वो लाइक्स इट, है ना, है ना जी? सवाल है कोई? तो इस तरह की ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है आपकी, ठीक है, ये आप HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आप करते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल यूज़र है, कोई आया है वो लॉगिन करने के लिए, ठीक है, तो आप ID और पासवर्ड जो है वो क्या करोगे, वो भेजोगे उसको सर्वर को, और सर्वर जो है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये यूज़र ID और पासवर्ड ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब सर्वर अगर अपने रिस्पॉन्स में उसको बताते हैं हाँ भाई ठीक है तुम्हारा ID और पासवर्ड, तो ही क्लाइंट आगे कोई काम करेगा, उसको होम पेज पे लेके जाएगा। अगर उसको वहाँ से रिस्पांस ठीक नहीं मिला, यानी सर्वर उसको बता रहा है नहीं यार ठीक नहीं है, तो वहीं पे आपको एरर दे देगा कि भाई यूज़र पासवर्ड जो है वो यूज़र ID या पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सही है? ऑथेंटिकेशन बेस्ड राउट, हाँ बिल्कुल होती है यार। ये तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन देख लो, उसमें पता चल जाएगा आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई इतनी मुश्किल थोड़ी चीज़ है। अच्छा, तो अच्छा ये जो कम्युनिकेशन वाले जो तरीके ना, ये कुछ जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर जो है वो बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप ये वाला काम कर रहे हो। जैसे एंगुलर है, तो एंगुलर के अंदर पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है HTTP का। ठीक है,
तो वो क्या, अच्छा क्योंकि एंगुलर फ्रेमवर्क है तो वो सारे काम अपने तरीके से ही करवाता है कि भाई अगर आपने जो भी चीज़ें जो भी सारे काम करने हैं वो मेरे ही डिफ़ाइन किए हुए तरीके से करने हैं। रिएक्ट जो है वो चूँकि लाइब्रेरी है तो उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं इतनी कोई आपको जो है ना क्या कहते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पे और क्या यूज़ नहीं करना। तो रिएक्ट जो इस चीज़ के ओपन है। ज़्यादातर लोग जो है वो ओपन सोर्स कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं HTTP रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है वो है एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये लाइब्रेरी आप npm के थ्रू इंस्टॉल करोगे, इसके अंदर बहुत ही आसान है इसका तरीका। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ें मैं अब आपको इसलिए डीप डाइव नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब इन सारी चीज़ों का आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी नई लाइब्रेरी है, आपको दिन के, अच्छा अक्सर ऐसा भी होता है, हमें भी कोई ना कोई नया काम करना होता है, हमें गूगल करते हैं, कोई नई लाइब्रेरी मिलती है, कोई कुछ मिलता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद पढ़ते हैं, खुद उसको करते हैं। सीखने वाला जो टाइम था ना वो वाला आपका, कि कोई अब बैठाएगा आपको और बिठा के सिखाएगा कि यार ये वाली चीज़ ऐसे होती है, ये वाली, वो अब चला गया। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के खुद कर लो। कैसे काम करना है वो अभी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सियोस है, समझ लो कि मुझे भी नहीं आती। ठीक है यार, शोर कम करो। एक्सियोस है, एक्सियोस फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि आपको भी नहीं आती और मुझे भी नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फॉर एग्जांपल HTTP लाइब्रेरी लिखा था गूगल पे और एक्सियोस आ गई, मैंने एक्सियोस खोल ली। अब एक्सियोस खोलने के बाद सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, सबसे पहले तो मैं इसके इंस्टॉलेशन के तरीका देखूँगा। ठीक है, कि भाई ये क्या है क्या नहीं। अच्छा, लाइब्रेरी जब आप npm से कोई भी इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, तो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक काम आपने करना है, तो एक काम करने के आपके पास हो सकता है 10 लाइब्रेरीज आपको मिल जाए। ठीक है, अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि मैं कौन सी यूज़ करूँ, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं इसके डाउनलोड्स चेक करता हूँ सबसे पहले, कि इसकी वीकली डाउनलोड्स जो है यहाँ पे लिखे हुए होते हैं कितने। तो इसके वीकली डाउनलोड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 21 मिलियंस हैं। ठीक है, इतने लोग इसको, मतलब एक हफ़्ते में लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी चेक करता हूँ इसका लास्ट पब्लिश, यानी ये अपडेट भी हो रही है या नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि 4 साल पहले किसी ने बनाई थी और बना के छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि 4 साल के अंदर प्रोग्रामिंग में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें जो है वो फटने लगती हैं, चीज़ों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें जो है मैं ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ। जब इन चीज़ों से मैं जो है वो श्योर हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं इस चीज़ को। जैसे आप जब दराज पे कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो रिव्यूज़ देखते हो ना, बिल्कुल रिव्यूज़ की तरह यहाँ पे वीकली डाउनलोड्स देख लो। ठीक है, तो इसी ये चीज़ देख लो, लास्ट पब्लिश वगैरह इसकी चीज़ें देख लो। जब मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाऊँगा फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आके इंस्टॉलेशन वगैरह का तरीका देखूँगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी सिंपल है, npm इंस्टॉल एक्सियोस करूँगा, इंस्टॉल हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखूँगा इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने रिक्वायर करके किया है ये वाला काम। हमारे पास रिक्वायर नहीं चलेगा क्योंकि ये अभी जो है वो नोड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। रिक्वायर की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं देख लूँ मुझे रिएक्ट का कोई स्पेसिफिक तरीका मिल जाए ना, रिएक्ट एक्सियोस, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, रिएक्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे हो, अब आप सारा काम आपका npm के थ्रू हो रहा है, तो अब अपने npm के थ्रू ही काम करना है, कोई वो CDN वगैरह नहीं लगानी यहाँ पे। खैर वो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप कहीं पे फंसो तो आप सिंपली जो है वो क्या करते हैं, यूट्यूब कर सकते हो। वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हो कि भाई ठीक है ये वाला जो है वो इसको रिएक्ट के अंदर लोगों ने कैसे यूज़ किया हुआ है, तो आपको उसके बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज़ें वो यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद से फिर जो है जावास्क्रिप्ट के अपने अंदर एक पहले जो है वो एक वो होती थी, न्यू करते थे, फिर XML HTTP रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था, लोग उसको यूज़ नहीं करते थे, कोई लाइब्रेरी थर्ड पार्टी यूज़ करते थे HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट की अपनी जो है वो एक HTTP की जो API है वो इतनी अच्छी हो गई है कि अब लोग उसी को ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, और उसका नाम पता है क्या है, फैच API। ठीक है, फैच API है, अगर आप सिंपली यहाँ पे गूगल करो तो फैच API की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मोज़िला पे ही मिल गई फैच API। इसके लिए ना आपको कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कुछ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सिंपली जहाँ पे भी आपने कोई भी रिक्वेस्ट अपनी परफॉर्म करनी है, आप वहाँ पे फैच API फैच करोगे, उसको कॉल करोगे, URL वगैरह उसकी जो भी चीज़ें होंगी उसको बताओगे, वो सारा काम उस पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्योंकि अब हमने इसको चला के देखना है इसको, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कोई सर्वर अवेलेबल होना चाहिए।
ठीक है, सर्वर के बगैर कैसे चलाओगे उसको, रिक्वेस्ट कैसे करोगे। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं जब आप क्या कहते हैं डेवलपमेंट फेज़ के अंदर होते हो, तो बहुत सारी जो है वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको डमी यूआरएल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिनमें से एक है जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर पे अगर आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एपीआई मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये इसने पूरी फैच की है आपको बना के दे दी। ठीक है, कि आप इन्हें कैसे करोगे। इसने आपको ये एपीआई एक है। अब मैं एपीआई बार बार कर रहा हूँ, आप लोगों में से कोई सवाल नहीं कर रहा एपीआई होता क्या है, क्या होती है एपीआई। एपीआई का वैसे तो मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो एपीआई का जो एक्चुअल काम जो है वो ये होता है कि आपके और आपके सर्वर के दरमियान जो भी बातें हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रही है ना, वो जो मीडियम है वो एपीआई है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है वो मेरी क्या हो गई एक तरह से, वो एपीआई। ठीक है, तो सर्वर जो है वो क्या कहते हैं, सर्वर के ऊपर डिफरेंट एपीआईज बनी हुई होती हैं। एपीआई बनती कहाँ पे, सर्वर के ऊपर। सर्वर कहता है कि अगर आपने मुझसे बात करनी है ना तो ये तरीके हैं मुझसे बात करने के। अगर आपको लॉगिन है तो लॉगिन की एपीआई ये वाली है, अगर आपको साइनअप करवाना है तो साइनअप की एपीआई ये वाली है। ठीक है, और जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, क्लाइंट सर्वर की एपीआई उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने ये वाली एक एपीआई बनाई हुई है। ठीक है, इस एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं। इस एपीआई को सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है, इसको मैं ब्राउज़र के यूआरएल में भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, ये देख रहे हो, ये जेसन में डेटा मेरे पास आ रहा है। सही है, इसका मतलब ये है कि ये जो एपीआई है इसके ऊपर मैं जब भी कोई गेट की रिक्वेस्ट हिट करूँगा तो ये मुझे जेसन के अंदर ये वाला डेटा रिटर्न करेगा। सही है, अब ये वाला जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को मैं कैसे चला सकता हूँ, मेरे पास मैं सिंपली फैच को ही कॉपी कर लेता हूँ इसकी। होम के अंदर मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, होम के अंदर मैंने डेटा दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे फैच कर लूँगा डेटा को। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल जो मेरा डेटा है वो कौन सा वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, बताऊंगा इस चीज़ को कि ये कैसे चल रहा है, इसमें डॉट देन क्या चल रहा है। ठीक है, डॉट देन वैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को प्रोमिसेस के टाइम पे। ठीक है, कि कोई भी जब हमारे पास काम होता है ऐसा कि जिसके अंदर देर लग रही होती है किसी काम में, जो कि हमारा एसिंक्रोनस टास्क होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसमें हमें जो है वो या तो कॉल बैक का कोई तरीका होता है। ठीक है, या तो प्रॉमिस का तरीका होता है, या फिर एसिंग का वेट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, वो वाला जो काम हमने कहा था वो वाला काम अब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेट एक बना लेता हूँ अपनी। ठीक है, यूज़ स्टेट है। ठीक है, यूज़ स्टेट में फ़िलहाल सिंपल अभी जो है वो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना है। ठीक है, तो इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ या नल रख देता हूँ अभी। ठीक है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा तो अब कंसोल डॉट लॉग करने की बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट डेटा और जेसन। ठीक है, सही है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों कॉल हो रहा है और यहाँ पे जेसन क्यों आ रही है। ठीक है, अब ये वाला जो डेटा है मेरे पास, अब जो भी है वो सारा का सारा कहाँ पड़ा होगा, डेटा के अंदर ये वाला। ठीक है, डेट इसमें क्या आ रहा होगा, इसमें यूज़र आईडी आ रही है, आईडी टाइटल और कंप्लीटेड। ठीक है, ये वाला डेटा इसमें यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली इसको हटा के एक डिव बना लेता हूँ। यूज़र आईडी मेरे पास आएगी डेटा डॉट यूज़र आईडी, फिर डेटा डॉट आईडी, चलो हटा दो, टाइटल रख लेते हैं। एक काम और भी तो कर सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे बार बार डेटा 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 करके यूज़ ही करना है तो डेटा को डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं डेटा के ऊपर। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे सेट डेटा के अंदर करूँ ये काम? कहाँ पे न्यू लाइन बताऊँ? लाइन नंबर बताओ। यहाँ पे बना लूँ? यहाँ पे क्या करूँ? यूज़र आईडी चाहिए है, टाइटल चाहिए और कंप्लीटेड चाहिए। इक्वल टू के बाद डेटा रख दूँ, बस हो जाएगा? सही। अब अभी भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक ही बंदा बता रहा है खाली, बाकी सारे चुप बैठे हुए हैं। अब बताओ इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? जब यहाँ पे नल रखा हुआ होगा और नल से अगर मैं डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा फिर? चलो चेक करते हैं, चला के इसको ना। अब यहाँ पे क्या करें? क्या? नल की जगह कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे, ऐसे? अब चल जाएगा? मतलब ठीक है, चलो एरर तो नहीं आया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है वो सारे के सारे कॉमा आ रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो खैर इतना चल जाएगा, कोई लोडिंग इस वगैरह कुछ भी जो भी होगी वहाँ पे दिखा देंगे। तो ये जो डेटा था हमारा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा कंप्लीटेड के अंदर कुछ भी नहीं आया? कंप्लीटेड में क्यों नहीं आया कुछ भी? स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने? नहीं तो कंप्लीटेड में क्यों नहीं आ रहा? फॉल्स की वजह से नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डॉट, अब आना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके यहाँ पे अभी फैच के थ्रू मैंने इस तरीके से जो है वो डेटा मैंने अपने पास फैच किया, और फैच करने के बाद जो है उसको अपने पास दिखाया भी। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो तरीका है ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ये तरीका क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये जो फैच है हमारे पास ये ऐसी बार पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई कंपोनेंट लोड होता है उस टाइम पे अगर हमने काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कहाँ रखते हैं? यूज़ इफेक्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो हमारी कहाँ जानी चाहिए? यूज़ इफेक्ट के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, यूज़ इफेक्ट को क्या क्या देना होता है? यूज़ इफेक्ट को सबसे पहले तो एक फंक्शन देंगे। यार आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की, सब भूले हुए हो क्या? और ये सारा का सारा काम जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। सही है। अच्छा अब जब ये वाला जब सारा काम, जब डेटा यहाँ पे आ रहा है, सारी चीज़ें सेट यहाँ पे हो रही हैं, तो ये इसको भी यहाँ पे रखूँ या नहीं रखूँ इसके अंदर? ये बाहर ही रहने देते हैं, चलो। अच्छा इसको एम्प्टी रखूँ अभी या कुछ दे दूँ इसको, डिपेंडेंसी दूँ इसको? एम्प्टी रहेगा क्योंकि अभी इसकी कोई इस तरह की कोई डिपेंडेंसी इस पर है ही नहीं, सिर्फ सेट डेटा का फंक्शन है। लेकिन सेट डेटा का फंक्शन जो है वो कभी भी चेंज ही नहीं होता, तो इसलिए उसकी वो डिपेंडेंसी के तौर पे नहीं जाएगा। ठीक है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टू टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि वो जो यहाँ पे कंप्लीटेड जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड को आप डॉट टू स्ट्रिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो डेटा है ना इसको रखते हैं नल यहाँ पे। सही है। फ़िलहाल अब यहाँ पे ये वाला जो डिव है, ठीक है,
इसको कंडीशनली शो करेंगे हम यहाँ पे कि भाई अगर आपके पास डेटा है तो ये वाली चीज़ें दिखाओ, या फिर यहाँ पे बल्कि एंड लगा दें, वरना फिर ना दिखाओ। कैन नॉट रीड डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजर आई डी डेटा इज। अबे यार यार हटाओ डी स्ट्रक्चर को, इसके से ज़्यादा मसले आ रहे हैं। जितनी देर हम इसका सॉल्यूशन सोचने के लिए बैठने के लिए निकलेंगे उतनी देर में तो क्लास का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन होगा इसका भी कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा सोचने के ऊपर, लेकिन ये है कि इतना टाइम किसके पास है। तो ये था, इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी एक रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें, ये आपको एक रिक्वेस्ट नहीं देता, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। जैसे एक स्लैश पोस्ट की रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पे आएंगे देख रहे हो एरे आ रहा है, एरे के अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है, जिसमें यूज़र आईडी, बॉडी, टाइटल, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एरे के अंदर डेटा पूरी लिस्ट अगर आपने कोई HTTP के थ्रू यहाँ पे शो करवानी है तो आप वो भी कर सकते हो। फैच करते वक्त कैसे? असल में देखो अभी जो है ना, मैंने इसको कोई मेथड नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो मेथड ना बताने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट गेट हो रहा है। ठीक है, जब मुझे मेथड बताना होगा तो फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट होता है इसका, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको मेथड गेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो मैं बताऊँगा इसको पोस्ट। ठीक है, वहाँ से पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है इस पर पोस्ट करना है या गेट करना है, जो भी है उसकी टाइप है। वो बॉडी के थ्रू होगा, यहीं पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर ना, यहाँ पे बॉडी आएगी उसकी, ऐसे होगा अगर पोस्ट के अंदर पास करना है तो। ठीक है, इसी तरीके से और भी होते हैं बहुत सारे हेडर्स, अगर आपने पास करने हैं तो हेडर्स का भी ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये अभी हम आएंगे उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, कि ये कैसे चल रहा है। अब चलो लिख दिया तो लिखे देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि फैच जो है ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फैच का जो फंक्शन है, ठीक है, ये लेता है 2 आर्ग्यूमेंट्स। क्या लेता है? 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहले आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? URL, कि कौन सी जगह पे जाके हिट करनी है। जो हमारी API है, API का URL होता है ना, कि वो API क्या है, उसका URL क्या है। सही है, ये हो गया उसका पहला आर्ग्यूमेंट, और ये है नेसेसरी, ये तो आपको बताना ही बताना है। ठीक है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है? दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है। ठीक है, दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन बताते हो। ठीक है, कि आपके पास रिक्वेस्ट जो है उसकी टाइप क्या है, अगर रिक्वेस्ट के साथ कोई एडिशनल डेटा जाएगा तो क्या जाएगा, अगर रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स जाएंगे तो क्या जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आप बताते हो अपनी रिक्वेस्ट के जो सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेकंड पैरामीटर जो है वहाँ पे बता रहे हो। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैंने उसको सेकंड पैरामीटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है रिक्वेस्ट की। ठीक है, अगर आप इसको ये वाली चीज़ें ना बताओ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका मेथड होगा वो क्या होगा? गेट। हेडर्स वगैरह कुछ भी नहीं जाएंगे, ना कोई बॉडी जाएगी। ठीक है, हेडर्स बॉडी क्या होती है इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अच्छा, अब क्योंकि ये फैच की जो रिक्वेस्ट है इसको चलने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, ये फ़ौरन से तो नहीं बताएंगे, ये सर्वर के ऊपर जाएगी, सर्वर डेटा को फाइंड करेगा, डेटाबेस से निकालेगा, फिर आपको रिस्पॉन्स देगा ना। ठीक है, कि हाँ भाई ये लो, ये वाला डेटा है। ठीक है, तो जब तक ये वाला काम हमारे पास हो रहा होता है, अगर हम सीधे सीधा नेक्स्ट लाइन के अंदर ये वाला काम कर दें कि भाई ठीक है हमारे पास वो डेटा मिल गया, वो डेटा नहीं मिला होता। ठीक है, उस चीज़ को आने में टाइम मिलता है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम या तो डॉट देन यूज़ कर रहे होते हैं, फिर या वरना फिर क्या करते हैं यहाँ पे एसिंग अवेट वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। एसिंग अवेट से भी के थ्रू भी देखेंगे कि ये काम एसिंग अवेट के थ्रू कैसे हो सकता है। ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, या फिर कोई कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये जो है वो फैच जो है ये बना वही प्रॉमिस के ऊपर है। ठीक है, तो प्रॉमिस के ऊपर कॉल बैक तो चल नहीं सकता, या तो प्रॉमिस चलेगा या फिर एसिंग अवेट चलेगा। ठीक है, पता है ना, सारी चीज़ें याद है ना, एसिंग अवेट वाली भूल के तो नहीं बैठे वो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स है यहाँ पे,
अच्छा, ये जो इसका जो इसके जहाँ पे आप फैच करोगे ना, फैच के जो है वो आपको रिटर्न क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जब भी कोई प्रॉमिस होगा ना, तो प्रॉमिस में क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा जिसके अंदर देन और कैच के फंक्शंस होंगे, मेथड होंगे। एक मेथड होगा देन का और एक होगा कैच का, ठीक है। जब आप देन के फंक्शन को कॉल करोगे, तो देन के फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको उसके जो पैरामीटर होगा, जो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, उस फंक्शन देन को भी आप एक फंक्शन पास करते हो। देख रहे हो ना, देन को यहाँ पे एक फंक्शन पास हुआ है, ये फंक्शन है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये फंक्शन है, कुछ और तो नहीं लग रहा ये, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज इसने क्या किया, इसने रिस्पॉन्स डॉट जेसन उसी को रिटर्न कर दिया। अब जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ना, अब वो रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ आपका डेटा नहीं पड़ा होता है, रिस्पॉन्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी चेक करना चाहें, यहाँ पे देखना चाहें, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें अब रिटर्न करना पड़ेगा। पहले जो है वो अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप अभी चेक करना चाहो कि कंसोल के अंदर आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, तो आप कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। इससे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ कॉल होगी, वो कह रहा है डेटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा डेटा नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसको भी, डेटा क्यों नहीं आ रहा। सॉरी, 10,000 मसले हैं भाई इसको। अच्छा, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, मैंने लॉक किया था, अब देखो रिस्पॉन्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। बॉडी के अंदर रीडेबल स्ट्रीम पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको एक एक करके सारे उसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। हेडर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, बॉडी यूज पड़ी हुई है ट्रू, ठीक है। फिर स्टेटस है आपका 200, फिर टाइप है आपकी, फिर URL है इसमें। इसकी जो प्रोटोटाइप होती है, इसके अंदर आपके पास डॉट जेसन का फंक्शन रखा हुआ है। जब आप इसको कॉल करोगे, इसके थ्रू फिर आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल डेटा मिलेगा, लेकिन ये जेसन में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो जेसन रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल हुआ है वो इसलिए हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये भी हमारे इस्तेमाल के लिए देखने के लिए, फॉर एग्जांपल ओके, ठीक है। ओके जो है वो जाहिर सी बात है, ये आपकी जो भाई क्लास से बाहर निकाल दूंगा किसी को भी मैंने बात करते हुए देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास से बाहर जाके बात करो। तो रिस्पॉन्स डॉट ओके जो है वो, उसके अंदर क्या होता है, या तो आपके पास बुलियन होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। ओके का मतलब क्या है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, ठीक है, कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। अब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं होगी, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ना होने की, ठीक है। कभी कभार आप URL गलत बता देते हो, उस वक्त भी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। कभी कभार सर्वर डाउन होता है तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जो है सॉरी अनसक्सेसफुल होती है, ठीक है, फेल हो जाती है। कभी कभार जो है वो आप कोई ऐसी चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो जिसके आपके पास राइट्स नहीं है, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट फेल होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वजूहत होती हैं, ठीक है, जिनकी बिहाफ के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो सकती है। तो अगर आपने कोई भी काम करने से पहले आपने ये चेक करना है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई भी है या नहीं, या मैं आगे जाके पहले डेटा दिखा रहा हूँ और डेटा जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो मेरी सक्सेसफुल हुई नहीं है, रिक्वेस्ट तो फेल हुई है। तो उसके लिए फिर आपके पास क्या होता है, ओके होता है। आप ओके को चेक करा लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इफ़ करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है, और देख सकता हूँ कि भाई रिस्पॉन्स डॉट ओके के अंदर वो है जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से फिर आपको इसके थ्रू जो है वो जो डेटा है जो भी आपका उसमें आपको वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
फिर आपके पास अच्छा अब रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड्स होते हैं, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होते हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। स्टेटस कोड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कुछ का तो आइडिया होगा आपको कि 404 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी होती है। 403 का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन, ठीक है। कि मतलब अगर आप कोई चीज़ ऐसी जो है वो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो जो जिसका आपको एक्सेस नहीं है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़। इसका एक सिंपल सा एक वो होता है कि 20 यानी 2 से जितनी भी रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट आपकी ठीक हुई है। 200 का मतलब होता है ओके, 201 का मतलब होता है एक्सेप्टेड। अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किया है और जो है सर्वर ने उस फॉर्म को ठीक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका उस पर यहाँ पे क्या आएगा उस टाइम पे 201, ठीक है। यानी उसका मतलब हुआ एक्सेप्टेड, सर्वर ने रिस्पॉन्स जो है वो आपका जो भी था फॉर्म का वो अपने पास सेव कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 40 पे आओगे, 40 का मतलब होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो थी उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। चाहे वो आपने URL सही नहीं हिट किया, चाहे आपके पास एक्सेस राइट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी मसला हुआ है। 40 का मतलब ये क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है उसमें कोई मसला है। 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आपने रिक्वेस्ट को ठीक तरीके से, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर उसको रीडायरेक्ट चाहिए था या कोई की रिक्वायर्ड थी वो आपने भेजी नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्या करेगा वहाँ पे 400 कर देगा, यानी बैड रिक्वेस्ट करेगा कि आपने रिक्वेस्ट जो है वो ठीक तरीके से हिट नहीं की है, सही है। इसी तरीके से फिर 500 के होते हैं। 500 यानी 5 से जितने भी स्टार्ट होने वाले स्टेटस होंगे उसका मतलब क्या होता है कि सर्वर की तरफ से कोई इशू है, ठीक है। 500 इंटरनल सर्वर एरर देखा होगा ना सबने। इंटरनल सर्वर एरर मतलब सर्वर के अंदर कोई मसला है, ठीक है। या तो सर्वर बंद हो गया है, सर्वर के अंदर कोई चीज़ फट गई है, कोई कोड ऐसा किया हुआ है, ठीक है। कोई डेवलपर आपकी तरह का बैठा हुआ था सर्वर का काम करने के लिए, ठीक है। उसने कोई काम ऐसा किया कि रिक्वेस्ट गई तो सर्वर बंद हो गया, ठीक है। इस तरह का भी होता है अक्सर, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, होता है नॉर्मल सारी चीज़ें। स्टेटस कोड हमारे समझने के लिए होती है कि जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट थी उसके अंदर गलत हुआ क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया। 200 का मतलब क्या होता है, 2 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी ये ठीक है। 4 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट हैं ये सारी इसमें क्या गड़बड़ है, रिक्वेस्ट में गड़बड़ है। 500 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट है इसमें कहाँ पे गड़बड़ है, सर्वर की तरफ से इशू है, ठीक है। तो यहाँ ये जो स्टेटस आ रहा है 200, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हुई है, ठीक है। 200 का मतलब होता है ओके, बेहतरीन, सब सेट है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी जब आप धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहे होगे तो। अच्छा, मैं आ रहा था इसके ऊपर, यहाँ पे ये जो पोस्ट का ये, जब मैं पोस्ट पे हिट करूँगा, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इसके ज़रिए से अब पूरा मेरे पास एरे आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत कचरा हो गया, अब अबाउट रेट इसके अंदर थोड़ा सा कचरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, वापस से इसको क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास घर तो नहीं जाना किसी को, जाओ घर। बोलो कम से कम 1 घंटा है, 10-15 मिनट। बस 10-15 मिनट और हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब जो रिक्वेस्ट मैं हिट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं काम करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो एक स्टेट अपने पास बना लेता हूँ, ठीक है। स्टेट जो है उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, एम्प्टी एरे रख देते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं कांस्टेंट। पोस्ट और सेट पोस्ट। अच्छा, अब ये वाला जो, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी उसको कर चुके हैं यहाँ पे, तो अब यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करते हैं, अब हम ये वाला जो काम है ये हम करते हैं किसी उसके थ्रू, क्या कहते हैं, यूज़ इफेक्ट एसिंक अवेट के थ्रू। तो एसिंक इसको बना लेते हैं एसिंक
पता है ना आपको, फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ता है अगर उसके अंदर अवेट यूज़ करना हो तो। इसको कर लेंगे अवेट। अवेट, अब ये जो रिस्पॉन्स है वो हमें डॉट देन में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से हमें रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट जेसन इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो जेसन है ये हमने क्या करना है, सेट पोस्ट में डाल देनी है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस लिंक को हटा देते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे वो जो मैप चलाना है, मैप का तरीका बताओ, कौन बता सकता है? मैप करते हैं ना हमेशा लिस्ट को रेंडर करने के लिए, बताओ। सबसे पहले तो जेसन एरे का नाम है, सॉरी जेसन नाम नहीं है, क्या नाम है, पोस्ट। पोस्ट डॉट मैप, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अब क्या करना है, एक काम करूं, इसको बाहर निकाल के पहले एक कांस्टेंट में ना रख लूं। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको और क्लीन ना कर लूँ, यहाँ पे ऐसे। अब जो भी मेरा काम होगा सारा डेटा में आ जाएगा ना। अब मैंने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न बताओ आगे। HTML आएगी तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्या लगाऊँ, डिव लगा लूँ। पोस्ट आ गई अब, और पोस्ट ऐसे आएगा या कर्ली ब्रैकेट में आएगा, पोस्ट डॉट, फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइटल और बॉडी दिखानी है यहाँ पे। सबसे पहले पोस्ट डॉट टाइटल और सही है, अब चलना चाहिए। सही है, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। आगे लिस्ट जो है वो यहाँ पे रेंडर हो गई है। ये मेरे ये टाइटल है और ये बॉडी है। कोई मसला यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, अब बस एक आखिरी चीज़ है उसको देख लेते हैं। जो फैच के अंदर जो मेरे पास जो मैंने अभी बताया था कि दो पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, पहला URL जा रहा होता है और सेकंड क्या जा रहा होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिक्वेस्ट की। ठीक है, अब उस रिक्वेस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपके पास डेटा क्या क्या जाएगा। ठीक है, और उस डेटा का ताल्लुक कैसे है आपसे। ठीक है, आपने उसको कैसे यूज़ करना है उस डेटा को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसको वापस वही कर लेता हूँ, जैसे एक मेथड था। ठीक है, फिर एक बॉडी था। अच्छा, बॉडी जो है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर हमेशा, वैसे गेट के अंदर कभी बॉडी नहीं जाती। ठीक है, बॉडी जो है वो हमेशा कहाँ जाती है, पोस्ट के अंदर। बॉडी में होता क्या है,
बॉडी के अंदर वो डेटा होता है जो कि आपने सर्वर को भेजना है, ठीक है, सर्वर को सेंड करना है। वैसे सर्वर को आप बहुत सारा डेटा भेज रहे हो तो, लेकिन ये वो डेटा है जो एक्सक्लूसिवली ऐसा डेटा है जो कि डेटाबेस पे जाएगा, ठीक है, या तो डेटाबेस से आया या डेटाबेस से जाएगा, वो वाला डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूज़र का कोई डेटा है, यूज़र ने कहीं पे कमेंट किया है, ठीक है, यूज़र ने किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है, तो आप जब सर्वर को जब डेटा बताओगे तो सारा का सारा डेटा यूआरएल पे थोड़ी भेज सकते हो। कमेंट पता नहीं कितना लंबा हो, आजकल तो लोग वैसे ही 5-5, 6-6 पैराग्राफ का कमेंट कर देते हैं फेसबुक पे, ऐसे ही होता है ना। तो आप यूआरएल में भेजोगे क्या हो, आपको वो चीज़ बॉडी में भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जब कमेंट जाएगा तो यही भी जाएगा कि किस बंदे ने कमेंट किया, ठीक है, किस बंदे की पोस्ट पे कमेंट किया, ठीक है, अगर किसी ग्रुप में किया तो कौन से ग्रुप में पोस्ट किया है, इस तरह की बहुत सारे डेटा हो सकता है ना, बहुत सारा डेटा हो सकता है ना। तो ये सारा का सारा डेटा आप कहाँ पे भेजोगे, बॉडी में रख के भेजोगे, ठीक है। सर्वर उस डेटा को बॉडी से निकालेगा, फिर देखेगा कि हाँ ठीक है अब क्या काम क्या परफॉर्म करना है इसके ऊपर, कमेंट है, ठीक है, कमेंट परफॉर्म करना है, जो भी है सारी चीज़ें वो डेटाबेस में उसी तरफ से वो इंसर्ट करेगा उसको। तो ये वाला जो डेटा होता है ये सारा आपका कहाँ जा रहा होता है, बॉडी के अंदर जा होता है। उसके बाद फिर आते हैं आपके हेडर्स। हेडर्स क्या होती है, हेडर्स रिक्वेस्ट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी रिक्वेस्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने HTML पढ़ी थी, HTML में हेड का टैग पढ़ा था, क्या होता है भाई, पेज HTML पेज की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ होती है, हेड में होती है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है तो रिक्वेस्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके कहाँ पे होगी, हेडर्स के अंदर होगी। अब उसके अंदर आप क्या क्या हेडर्स के अंदर बताते क्या क्या हो आप, हेडर्स के अंदर सबसे ज़्यादा तो आपकी होती है कि आपका कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी डेटा आप रिक्वेस्ट के अंदर भेज रहे हो, जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जेसन के ऊपर, तो हम बताते हैं कि भाई हमारे जो कंटेंट टाइप है वो जेसन है, एप्लीकेशन साइज जेसन, ये बता रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग XML पे भी काम कर रहे होते हैं, वो XML बता रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह का बहुत सारे टाइप का डेटा होता है। जो भी डेटा आपकी जो जिस टाइप का भी डेटा रिक्वेस्ट के अंदर जा रहा है वो टाइप आप बताते हो कि भाई ये वाला डेटा है, इस तरह से इसमें जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी ऑथराइजेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई यूज़र है, यूज़र ने लॉगिन किया था, अब यूज़र जब रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को कैसे पता है ये बंदा क्लाइंट के ऊपर लॉगिन बैठा हुआ भी है या नहीं बैठा हुआ, ठीक है। वो क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हो तो उस टाइम पे सर्वर एक टोकन जनरेट कर लेता है, एक सीक्रेट टोकन होता है आपका, ठीक है। आपके नाम पे उसने टोकन जनरेट कर लिया, उस टोकन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि इस बंदे ने इस ब्राउज़र पे लॉगिन किया था, ये IP एड्रेस थी, जो कुछ भी था वो सारा सर्वर ने अपने पास सेव किया हुआ है। आपको उसकी बिहाफ के ऊपर एक टोकन दे दिया है बस कि भाई ये आपका टोकन है, जब भी आपने कोई काम परफॉर्म करना है ना, आप मुझे ये टोकन दिखाओगे तो मैं आपको पहचानूंगा, ना मैंने आपको पहचानना भी नहीं है, मुझे नहीं पता आप लॉगिन हो या नहीं हो, आपने लॉगिन किया या नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो उस टाइम पे सर्वर क्या करता है, आपका एक टोकन जनरेट कर देता है। जब वो टोकन जनरेट होगा तो वो टोकन जनरेट होने के बाद कहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, आपके ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। वो टोकन कहाँ स्टोर हो गया, आपके ब्राउज़र पे स्टोर हो गया। अब आप जितनी भी रिक्वेस्ट परफॉर्म करोगे उसके साथ वो टोकन जाना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट के साथ साथ आपसे हर बार ID पासवर्ड थोड़ी पूछेगा कि हाँ ठीक है भाई मुझे ये करने के लिए, एक बार पूछा था ना, लॉगिन कर लिया, ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आप जैसी रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट के साथ आपको जो है वो हेडर के अंदर आपके क्या जा रहा है, वो ऑथराइजेशन टोकन जा रहा है। तो सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर कहेगा ठीक है रिक्वेस्ट तो आई है, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, यानी सबसे पहले वो जाके देखेगा हेडर्स को, हेडर्स के अंदर देखेगा टोकन है या नहीं है। अगर हेडर में टोकन नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। 403 वाला जो होता है ना फॉरबिडन, वो आएगा स्टेटस कोड आपका, 200 नहीं होगा, ठीक है। अगर वो उसको वहाँ पे वो टोकन मिल जाता है तो अब वो टोकन को वेरीफाई करेगा कि टोकन वाकई वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टोकन के बिहाफ के ऊपर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव की थी अपने पास उस बंदे की कि भाई इस बंदे ने लॉगिन किया था, कब लॉगिन किया था, किस टाइम पे लॉगिन किया था, इसकी लॉगिन एक्सपायर कब होगी, ये सारी उस टोकन के बिहाफ के ऊपर वो चीज़ सेव थी, ठीक है। उस टोकन के बिहाफ पे देखेगा कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है नहीं मिल रही, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर को मिल जाएगी तो कहेगा ठीक है अब मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता हूँ। उसके बाद फिर जो भी आपने काम किया था वो रिक्वेस्ट जो है वो उसके बाद प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये जो सारा डेटा होता है, इस तरह का जो भी डेटा होता है, ये सारा कहाँ जा रहा होता है, हेडर्स के अंदर, ठीक है। हेडर्स के अंदर जो है वो सारा आप ये वाला इस तरह का डेटा जो है वो सारा भेज रहे होते हो, स्टोर वो कर रहे होते हो,
तो ये थी हमारे पास जो है वो सर्वर के अंदर जो कैसे आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर्वर को कैसे डेटा। अभी तक हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं देखी है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन पोस्ट की रिक्वेस्ट भी बहुत आसान होती है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट भेजना है वो ऑब्जेक्ट आप बॉडी के अंदर रख दो, ठीक है, json.stringify करके रख दो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सर्वर इस तरह का है नहीं जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह पे काम करो। जब हम नोड वगैरह पे काम करेंगे तो एक बार फिर इसको देख लेंगे, ठीक है, उस वक्त तो करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ों पे काम। तो यहाँ तक जो है वो क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिस करो अपनी, इन चीज़ों को रखो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक रिडक्स जो है वो हमारी रह गई है। वैसे रिडक्स हमारे कोर्स का पार्ट थी भी नहीं, लेकिन रिडक्स चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने सोचा है कि हम एक क्लास रिडक्स के ऊपर रखते हैं और रिडक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन रिडक्स जो है वो इतनी आराम से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों के सर में दर्द होगा, दिमाग घूमेगा। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि रिडक्स को आप थोड़ा सा पहले से घर से रीड करके आओ कि ये क्या काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, कैसे सारी चीज़ें इसके ऊपर चल रही होती हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अगर कोई चीज़ कच्ची पक्की है तो वो फिर क्लास में पक्की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल कोरे आके बैठे हुए होगे, कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रिडक्स की स्पेलिंग नहीं याद है, ठीक है, ये भी अक्सर जो है ना वो तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास का, सही है। तो ये वाली जो चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें, इनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस लाजमी कर लो, ठीक है, इन चीज़ों को पक्का करो अपनी। इस चीज़ को पक्का करोगे और हमारी जो रिएक्ट नेटिव है, ठीक है, उसके अंदर फिर हम जो है वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए चल रहे होंगे। अगर ये चीज़ कच्ची रह गई, रिएक्ट नेटिव में भी कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है, रिएक्ट नेटिव में भी कुछ समझ नहीं आएगा, आपका कोर्स बेकार है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है ना, सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट पे काम किया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब हर कंपनी जो है वो कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई ना कोई फ्रेमवर्क के ऊपर कोई एक्सपर्ट की ही डिमांड करते हैं कि भाई ठीक है, कहीं न किसी एक फ्रेमवर्क पे काम आता हो, लेकिन उस पर काम आता हो, एक्सपर्ट हो। सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाला दौर जो है वो अब चला गया, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर अपना हाथ पक्का कर लो, ये सारी चीज़ें करो। और फिर क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, एक हमारे पास जो है वो मैं बात करता हूँ जो भी हमने क्लास में बात की थी अभी, कि हम कैसे जो है वो एक नया एक स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी खुद प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो बैठ के। क्या बाकी कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, मतलब बाकी कौन से हुक्स रह गए, कौन सा रह गया, यूज़ रिड्यूसर रह गया, यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, यूज़ कॉल, यार ये देखो ये चीज़ें जो है ना, यूज़ कॉल बैक वगैरह, ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो इतनी आसान चीज़ें हैं। देखो कोई भी फंक्शन है ना, उस फंक्शन को यूज़ कॉल बैक के अंदर डाल दो, बस बन गया यूज़ कॉल बैक। अब ये इतनी स्पून फीडिंग ना बनो। मुझे स्पून फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि स्पून फीडिंग वाला जो बंदा होता है ना, जिसको वो कहता है कि मुझे चम्मच से ही खिलाओ, मैं खुद नहीं खाऊंगा, वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। वो मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात बताऊं, उसमें अक्सर लोग इस तरह के मिलते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है ना, आप बैठे हुए अपना काम कर रहे हो और अपने काम से ज़्यादा आप बैठ के उसका काम कर रहे होते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हर थोड़ी देर बाद उठ के आपके पास आ रहा होता है कि यार ये वाला काम कर दो, ये वाला काम यहाँ फिर गया, ये फिर फंस गया, ठीक है, ये काम कैसे होगा। अच्छा, अब बंदे क्या होता है, प्रोग्रामर के लिए ख़ास तौर पे उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम करना है ना, तो ये काम इस तरीके से होगा या इस फंक्शन के थ्रू होगा। फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है वो उसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आना चाहिए। अब आपका वो लेवल नहीं है, अब आप HTML CSS नहीं पढ़ ले कि आपको चीज़ें बना के दिखाई जाएंगी कि यार ये वाला काम ऐसे होता है, ये वाला काम। अब आपका लेवल बहुत आगे का हो गया है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है। आपको तो ये होना चाहिए कि ठीक है सर, सिर्फ मुझे बता दें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। वो काम क्या करती है मैं खुद देख लूँगा घर पे गूगल पे, ठीक है, मुझे गूगल पे सब अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। रिएक्ट की तो इतनी बड़ी जो है वो क्या कहते हैं, इसकी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी तो किसी की भी नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप स्पून फीडिंग ना बनो। सिर्फ अब ये नहीं सोचा करो कि ये भी क्लास में हो जाएगा, ये भी सर करा देंगे, ये भी सर करवा देंगे। ये सोचा करो कि अगर मैं ये काम खुद कर लूँ तो मेरी अपनी कैपेबिलिटीज़ कितनी बढ़ जाएंगी इस चीज़ के ऊपर, मुझे अपने कितना उसको आएगा। क्योंकि आगे चल के आपने यही करना है, ज़िंदगी भर तो यहाँ पे सैलानी पे कोर्स नहीं चलता रहेगा ना आपका कि ठीक है अब नई टेक्नोलॉजी आई है, सैलानी ने नया कोर्स ऑफर कर दिया, फिर से आ जाओ यहाँ पे नया कोर्स पढ़ो, फिर चले आओ। आपके प्रोग्रामर होने का क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। आपने सारी चीज़ें अपने खुद सीखनी है। अब आपने सिर्फ अपने आप को बनाओ ऐसा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी पढ़नी आ जाए। अगर आपको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से पढ़नी आ गई
उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से सिंपली कोड कॉपी करके अपने पास रन करना आ गया, चलाना आ गया, आप अच्छे प्रोग्रामर हो, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उतना तो करो, ठीक है। पूरी एग्जाम्पल्स बनी हुई होती हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे पूरी एग्जाम्पल बनी हुई है, सिर्फ कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, चल जाएगा।